स्टार्ट कहाँ तक पढ़े थे कसक बताओ, तुम ही बताती हो कहाँ तक पढ़े थे पिछली क्लास में। सर हमने वो पढ़ लिया था, वो उसके मतलब कहाँ कहाँ हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज जो भी थी कहाँ कहाँ हो सपोज। सकते हैं मतलब क्या? मतलब कि जैसे एक रॉड है, वो इनफाइनाइट है, एक शीट है, ऐसे करके हाँ क्वेश्चंस करे थे हमने अच्छा, वो उसके। हम लोग प्लेन शीट बता रहे थे, प्लेन शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे नहीं, किसी एक्स गिवन पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट एट एक्स डिस्टेंस के ऊपर। लेट अस सपोज वी हैव अ प्लेन शीट, ये था ना टॉपिक। वी हैव अ प्लेन शीट, प्लेन चार्ज शीट, ठीक है। इस चार्ज शीट से किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था ना, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, और इस तरीके से इतना ही डिस्टेंस पे इधर भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, ठीक, जितना एक्स आगे उतना ही एक्स पीछे, है ना। ये सब हमने कैलकुलेट किया होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के क्या आया था, आपको याद है फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, जो हाँ उसका ई बोलिए। नॉट चार्ज इनसाइड। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, अरे ई ये क्या नॉट, हो रहा है, ई नॉट, एक मिनट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक शीट की वजह से 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है। ये था आपका पिछले क्लास का टॉपिक। आज अच्छा, पिछले क्लास में हमने आपको सिलेंडर भी पढ़ाया था, किसी सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से यस आप कैसे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, इनसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द पॉइंट, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये चारों केस मैंने पढ़ाया था, जिसमें बोला था कि 3 केस एक जैसा है, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये सॉलिड कंडक्टिंग, सॉरी, सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों केस का एक्सप्लेनेशन यानी डेरिवेशन सेम था। क्यों सेम था? कारण ये है कि तीनों ही सूरतों में जो चार्ज है वो सरफेस पे रिसाइड करता है। जो चार्ज है वो कहाँ है? जैसे हॉलो होगा तो सरफेस। कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो के केस में चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। लेकिन अगर सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो डेफिनेटली जो चार्जेस सिलेंडर के अंदर है वो सब कंडक्ट होगी, कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। तो उसका भी काम हो गया, तो तीनों का डेरिवेशन सेम हो गया। लेकिन जब हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्जेस अंदर हैं वो कंडक्ट होकर सरफेस पे नहीं आते हैं। तो जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा, इन दैट केस उसका डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उसमें चार्जेस कंडक्ट होकर सरफेस पे नहीं पहुंच पाते। वो मैंने करवाया था, और फिर मैंने आपको प्लेन शीट वाला करवाया था, और प्लेन शीट के जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। ये सब याद है आपको या फिर भूल गई आप? सर याद बोलिए, है। याद है आपको? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर की बात करते हैं। और स्फीयर के क्वेश्चंस बोर्ड में अमूमन पूछे गए हैं, मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। थिन स्फेरिकल शेल से सवाल पूछते हैं जनरली, हॉलो स्फेरिकल शेल से जनरली सवाल पूछते हैं, तो इसलिए हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थिन स्फेरिकल शेल जनरली पूछते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स, ये हमारा टॉपिक है। अब जो स्फीयर हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो हॉलो या तो सॉलिड। तो जो स्फीयर होगा उसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हो सकता है कि स्फीयर हॉलो हो, और हॉलो को हम लोग थिन शेल भी कहते हैं, जो बोर्ड वाले क्वेश्चन में थिन शेल लिखा रहता है, तो हॉलो को ही थिन शेल कहते हैं। तो अगर थिन शेल लिखा रहे तब भी आपको हॉलो स्फीयर ही समझना है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है सॉलिड, स्फीयर हो सकता है सॉलिड हो, हॉलो ना हो, सॉलिड हो, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। हॉलो के अंदर हो सकता है कि हॉलो जो हो स्फीयर वो कंडक्टिंग हो। अरे क्या हो रहा है, कर्सर क्यों मूव कर रहा है?
अरे सर ये तो पढ़ा दिया था ना सिलेंडर मैंने, में। हाँ अभी सिलेंडर स्फीयर में। के, हाँ अभी स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग यानी कि मेटालिक स्फीयर हो, यस सर। ठीक है, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, यानी कि नॉन मेटालिक। शिरीन नॉन नहीं आई कंडक्ट, सर ज्वाइन करने, उसने तो मुझे याद दिलाया। उसने क्या? उसने ही याद दिलाया था ना कि ज्वाइन करी, मैंने कहा हाँ कर रही हूँ। शिरीन तुम्हारी दोस्त है? शिरीन यस सर अब बन गई है। अच्छा अब बन गई है, ओके। तुम लोगों ने एक दूसरे से नंबर शेयर कर लिया है, अच्छा। नो सर नॉन, स्नैपचैट। हैं? स्नैपचैट। स्नैपचैट, ओहो, आजकल के बच्चे। चलो, तो जो स्फीयर है वो हॉलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, और अगर हॉलो है तो कंडक्टिंग हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, यानी कि मेटालिक हो सकता है या नॉन मेटालिक हो सकता है, या इसको इसको हम लोग कई बार इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। नहीं वो आई थी, उसका शायद नेटवर्क वीक है या क्या है, और आते ही फिर चली गई, ज्वाइन करती ही होगी, शी डेफिनेटली वुड बी इन द प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सॉलिड है वो कंडक्टिंग हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, सॉलिड भी कंडक्टिंग हो सकता है या यस। नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, ठीक है। यस सर। और मैंने जो बताया था आपको सिलेंडर में ना बेटा, 3 केस का एक ही डेरिवेशन, यहाँ भी वैसे ही होगा, 3 केस का एक ही सिमिलर डेरिवेशन। क्यों? सर ये क्योंकि लास्ट यहाँ है ना इस चैप्टर का। बस ये लास्ट है, ये हुआ तो चैप्टर खत्म। सर इसके बाद आज में मेरा टेस्ट था, मतलब उसका इसी चैप्टर का इस चैप्टर स्कूल का में। कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ, 5 मार्क्स में गॉस लॉ का क्वेश्चन आया था और एक वो एक्सियल और अरे तो गॉस लॉ इक्वेटोरियल तुमने वाला। इतने शानदार तरीके से पढ़ा हुआ है। यस सर वो तो कर और दिया, क्या और है वो था? जो एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल का अच्छा मोमेंट डाइपोल, वो वाला। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सवाल है सर एक वो वो भी आया कर लिया। था। यस सर कर लिया वो भी। और और बस 5-5 मार्क्स के 2 आए थे और एमसीक्यूज आए थे 10-15 मार्क्स के, वो कर हम्म लिए। और 3-3 मार्क्स के आए थे, वही सब पूछ रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म में होगी, और अगर टॉर्क कैसे करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज है तो टॉर्क को क्या करेंगे, वो सब आया था, तो वो सब कर दिया मैंने। क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क को क्या करेंगे मतलब? मतलब टॉर्क आया था कि हमें फोर्स और टॉर्क बताना था डाइपोल से रिलेटेड। अच्छा वो ऐसे डाइपोल, कैसे नहीं डाइपोल बनाते को थे। अगर हाँ डाइपोल को हाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक रखेंगे। फील्ड, हाँ वही 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 वाला सर। तो वो कर डाइपोल, दिया। एग्जैक्टली, तो डाइपोल पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क कितना होगा? तो नेट फोर्स तो हमेशा यस जीरो होता है, यस नेट टॉर्क सर। हमने कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा। अच्छा यस अच्छा सर ठीक वो है, तो कर मार्क्स दिया। मार्क्स मिले? सर वो तो अभी मतलब टेस्ट, अब मतलब अभी सिर्फ सबमिट किया है ना, अब हम्म बताएंगे बाद में। वो वाला नहीं था ना सर, वो पीए थे एकदम जैसे बनता है ना रिजल्ट वगैरह वाले। हम्म। बताएंगे ओके बाद में। ओके, चलो मतलब ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ ना, फायदा हो रहा यस है हाँ? सर रह गया। चलो बहुत बढ़िया, अगर फायदा हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। रह गया। क्या रह गया? टाइम कम था, रह गया। कितने सवाल रह गए? 2, मतलब एमसीक्यू रह गए। तो एमसीक्यू तो एक ही नंबर का होगा या? अ, मतलब 2-3 रह गए ना तो रह गए। अच्छा, 2-3 रह गए, बट ओवरऑल जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस थे आपने पूरे कर लिए ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स होल्ड करता है, और बाकी एमसीक्यू तो एक नंबर का होगा, है ना? नहीं एक था 2 मार्क्स का, वही वाला रह गया। उसमें सर एमसीक्यू था तो एक ऑप्शन होना चाहिए था, 3 ऑप्शन करेक्ट थे, तो मुझे हाँ तो समझ नहीं आ रहा था फिर। मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस जो होते हैं, सो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी आते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि एग्जाम के अंदर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो अगर आप एक पे तो टिक मैं करोगे इसलिए तो। कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने किया नहीं, मतलब करने वाली अच्छा थी, टाइम रह गया, सबमिट हो गया ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस का ध्यान रखेंगे आइंदा से, अगली बार से। तो फर्स्ट टेस्ट रहा होगा तुम्हारा, बट अभी ओवर द टाइम आपको वो आपका ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस और करोगे तो ठीक हो जाएगा। शिरीन तुम लेट क्यों हो जाती हो? शिरीन हाँ सर। बेटा आप लेट क्यों हो जाती हैं? क्यों, क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता? आता है सर।
तो फिर आप लेट क्यों हो जाती हैं, या इंटेंशनली लेट होती हो? हाँ, तो फिर नहीं होना चाहिए ना लेट शिरीन, गलत बात है। हाँ, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखिएगा। चलिए, तो अब समझिए बात को, सिचुएशन को समझिए। तो इसमें कंडक्टिंग, हॉलो में कंडक्टिंग, और हॉलो में ही नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में कंडक्टिंग, ये तीनों सिचुएशन फिर से इस बार सेम होगा। मैं लिख देता हूं, हॉलो में कंडक्टिंग में एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड लिखो, स्लैश नहीं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग have same explanation and derivation, सेम एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन। कारण क्या है? कारण ये कि तीनों ही केसेस में जो चार्ज है वो सरफेस पे रिसाइड करता है। रीजन क्या है कि चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस। तो हॉलो में तो डेफिनेटली सरफेस पे ही होगा क्योंकि अंदर तो कुछ होता ही नहीं, बट सॉलिड में अगर कंडक्टिंग है तो कंडक्ट होकर सरफेस पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो पहले बात करते हैं हम लोग हॉलो की, पहले बात कर लेते हैं हम लोग हॉलो की। हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, एंड सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, पहले इसका हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें एक बात पता है कि दैट चार्ज कहाँ पे होगा? चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। और अगर सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या निकालना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं इसमें किसी इनसाइड पॉइंट पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें किसी इनसाइड पॉइंट पे। ठीक, ये चलो आप पहले आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड पॉइंट पे ये आपका स्फीयर है। ठीक, एंड दिस स्फीयर इज लेट अस सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये स्फीयर हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है हॉलो में, बट अगर सॉलिड में रहेगा तो कंडक्टिंग ही होगा। अब इस स्फीयर का लेट अस सपोज रेडियस जो है तुम्हारा वो कैपिटल आर है। ठीक, इस स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट पे, लेट अस सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आउटसाइड द स्फीयर। तो मैंने क्या बोला कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो उस पॉइंट पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। यस सर। अगर गॉस लॉ को अप्लाई करना है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। बोले बेटा, इस सॉलिड स्फीयर के लिए, इस स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट के लिए कैसा होगा? स्फेरिकल ही होगा, है ना? स्फेरिकल ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक स्फीयर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। दिस विल बी गॉसियन सरफेस, दिस विल बी अ गॉसियन सरफेस। मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है? आर है। इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर है। क्या करते हैं हम? जो गॉसियन सरफेस को जो एरिया है उस एरिया को हम देखते हैं। जैसे सिलेंड्रिकल था तो उसमें एक बेस एरिया टॉप का, एक बेस एरिया बॉटम का और एक सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया, इन तीनों एरिया को से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ली। ओके ओके, तो मान ले,
हाँ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कहीं भी ये इसी पॉइंट ले लो, ये इस पॉइंट को, ठीक, मान लेते हैं ये एरिया कितना है डी है, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा। कसक ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो, क्या समझ नहीं आ रहा या नींद आ रही है? अच्छा वो तो सर मैंने ऐसे दे दिया। अच्छा ऐसे ही दे दिया, नींद आ रही तुमको? नो सर, ऐसे मतलब आ रहे थे ना सामने, ऐसे टैप कर दिया एक हाथ से। अच्छा 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 okay. तो तो डीए किसी 3D सरफेस के लिए डीए जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो देखो डीए और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है बेटा, बोलो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है ना, सेम डायरेक्शन में दोनों, ठीक है। आप डीए कहीं भी, आप डीए चाहो यहाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं, आप डीए चाहो यहाँ ले लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो हाँ इसमें तो एक ही एरिया ना, इस पूरा स्फीयर, इसमें कोई अलग अलग एरिया तो है नहीं। सिलेंडर में था कि एक सर्कुलर एरिया था टॉप का, एक बॉटम का और एक सीएसए साइड वाला, ठीक है। इसमें तो सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ एरिया है। और जब यहाँ पे फ्लक्स निकालिएगा तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला बताइए, बोलिए। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बताइए। फाई इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी से, क्यू इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ई डी ए, डॉट, ठीक है। ये स्फीयर की बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस, इसलिए मैंने ये लगाया ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि स्फीयर पे चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, तो आप क्या इसको ई डी ए लिख सकते हो, ई ही हो गया सर। या ई ए ही हो गया सर। स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना होगा सर, रेडियस क्या है सर स्फीयर का, बोलिए। आर, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो इसका, आर, हाँ इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यस ई सर, इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो फ्लक्स इक्वल टू होगा ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। हमें ये भी पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, ठीक है। तो ये होगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। होगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नाउ ठीक है। चार्ज जो है वो तो यहीं तक लिमिटेड है ना, चार्ज सिर्फ इसी स्फीयर पे है ना बेटा, अंदर वाले स्फीयर पे है ना, बाहर वाले स्फीयर पे तो चार्ज ही नहीं है। और वैसे भी इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, वैसे भी इस ये जो रीजन है ये वाला, इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है। नो चार्ज सर, कहाँ तक है, चार्ज जो है वो आपका सिर्फ इसी सरफेस पे है सरफेस और पे है साइड यहीं वाले तक स्फीयर चार्ज है, की। ठीक है। तो और सरफेस की बात करें तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन चार्ज अपॉन एरिया। एरिया। चार्ज कितना है बेटा, क्यू इनसाइड अपॉन एरिया कितना है बोलो, 4 पाई r। 4 पाई r। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। चार्ज किस रेडियस तक है, आर, बड़ा आर, बड़ा बड़ा आर। आर कैपिटल आर ना, तो यस सर, 4 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू इनसाइड निकाल लोगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इस वैल्यू को क्या यहाँ पुट कर सकते हो, एग्जैक्टली यस सर, सर कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो नाउ क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई स्मॉल आर फोर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कट गया। हाँ तो यहाँ से 4 पाई ने 4 पाई को मार डाला, ठीक है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ पे दिख रहा है आपको कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यस सर। ठीक है। यानी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस करेगी जब डिस्टेंस को आप, जब गॉसियन सरफेस को गॉसियन को जितना बड़ा बढ़ाएंगे करते तो चले जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रिड्यूस करते जाएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म में यानी कि आर स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, नो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो सर। नहीं है, ओके।
सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इनसाइड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अभी आउटसाइड निकाला था, अब निकालते हैं इनसाइड वाले पॉइंट पे, किसी अंदर के पॉइंट पे, जिसमें स्मॉल आर विल बी लेसर देन द कैपिटल आर। पीछे वाले केस में स्मॉल आर वाज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस केस में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस होता है हमेशा। तो ये आपका स्फीयर था, ओरिजिनल स्फीयर। इसको मैं ना, तो मतलब गॉसियन सरफेस इनसाइड होगा। हाँ, इनसाइड पॉइंट पे मुझे किसी ने, इनसाइड पॉइंट पे, ये आपका गॉसियन सरफेस, ये आपका ओरिजिनल स्फीयर है। ठीक है, अब अंदर में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी, मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि जो आपका मेन स्फीयर है वो इस जो है वो स्फेरिकल शेप का है, मेन बॉडी स्फेरिकल शेप का है, तो गॉसियन सरफेस भी कैसी होगी? स्फेरिकल अंदर होगी। स्फेरिकल ही होगी, एग्जैक्टली। और ये रेडियस कितना बोला बेटा मैंने? आर छोटा, मतलब स्मॉल आर। स्मॉल आर। गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस। तुम कुछ सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, बोलो। यस सर, बढ़ेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं। नहीं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यस सर। और ये आपका एरिया वेक्टर है डीए। एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री। हाँ, तो फ्लक्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ? विल बी ई डॉट डीए, यस सर। है ना? तो ये हो गया। हाँ, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और ये हो गया ई, बाहर आ गया डीए, ई कांस्टेंट था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये बन गया ई इंटू ए और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी तो होता है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। ठीक है, अब बोलो शिरीन कि जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है बेटा? क्यू इनसाइड कितना है बोलो? गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है मुझे बताओ, सोच के देखो और बताओ कि गॉसियन सरफेस में टोटल कितना चार्ज है। देखो गौर से और देख के बताओ, बोलिए। आपको दिख रहा है कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर? कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ना। जो भी चार्ज है वो तो स्फीयर के, ओरिजिनल स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे है, अंदर में तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा। यस सर। ये बात समझ गए? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ दैट क्यू इनसाइड इज 0। तो जब यहाँ पे क्यू इनसाइड होगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? E equals to 0. So there will be no electric field inside the sphere. When you need to find the electric field at any point inside the sphere, the electric field will be 0. कोई दिक्कत? No sir. No sir. No sir. जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा, अच्छा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही हो गया। तो ये आपका स्फीयर था, ठीक है। इस पॉइंट पे आर इक्वल होगा, इनकी रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस रेडियस ऑफ द मेन स्फीयर इक्वल होगा इस पॉइंट पे। अच्छा, अगर मान लीजिए इतना ही बड़ा गॉसियन सरफेस होगा तो, और ये अंदर वाले पॉइंट्स सारे इनसाइड हैं, यहाँ से बाहर सारे पॉइंट्स आउटसाइड है ना। ये सारे पॉइंट्स आउटसाइड हैं, ये सारे पॉइंट्स इनसाइड हैं। तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0 आया, और आउटसाइड पे कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके का रिलेशन बन जाएगा, एंड दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में? इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग
स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यस। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। अब बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। सॉरी, क्वेश्चन क्यों लिखा मैंने? नंबर 2, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। और एक चीज और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होलो मैं लिखता वाला। हूँ, फॉलो वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस अगर आप उठाइएगा तो उसमें से आपको 5 साल 6 साल जरूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो हॉलो की जगह पे ना कई बार आपके क्वेश्चन में लिखा होगा थिन स्फेरिकल शेल, तो अगर थिन शेल लिखा रहे तब भी तुम हॉलो ही समझ के चलना। ठीक है, तो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए, मेरे पास पिछले 10 साल का पेपर है, अगर मैं आपको मैं चेक करके दिखाऊं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, तो देखो 13 में आया है, 17 में आया है, 11 में आया है, 15 में आया है और 19 में भी आया है। तो होलो स्फेरिकल शेल जो है पिछले 4-10 साल में 5-6 बार आया है। तो होलो स्फेरिकल शेल इज इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये सॉलिड कंडक्टिंग शेल बहुत कम आया है, लेकिन फिर भी आ सकता है, तो हमें पढ़ना तो सभी पड़ेगा ना, हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा। अब इसमें सिचुएशन उल्टा से इसको अलग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके कारण है। कारण ये कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की अगर बात करिएगा तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज जहां पे है वो वहीं पे रहता है, वो सरफेस पे भागकर नहीं आता, सरफेस पे नहीं आता। ठीक है, इसलिए ये सिचुएशन अलग है। उन तीनों केस में चार्ज सरफेस पे था, इसलिए उनको एक साथ पढ़ा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, दैट चार्ज spreads at the whole volume, charge spreads at the whole volume of the sphere, पूरे इंटायर वॉल्यूम में चार्ज फैला रहता है, नॉन कंडक्टिंग है, जो चार्ज जहां पे वहीं पे रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, और इसको हम लोग नॉन मेटेलिक सरफेस से भी रेफर करते हैं, नॉन मेटेलिक सरफेस से भी रेफर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो बात करते हैं इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे। अच्छा, इसमें इसको भी ना दो तरीके से पढ़ते हैं, एक बार यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान करके, एक बार नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान करके। तो इसको ना पहले हम लोग यूनिफॉर्म के तरीके से पढ़ते हैं, पहले यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब, पूरे सरफेस पे है लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब कैसा होगा। पहले यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, एट एनी आउटसाइड पॉइंट, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये आपका स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, सॉरी चार्ज सरफेस पे नहीं है, चार्ज पूरे इंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या किया मैंने, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज बराबर है। ठीक है बेटा, अब इस सरफेस की वजह से किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी। मैंने क्या बोला था आपको कि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या मानना है आपको, कैपिटल आर, और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या मानना है, स्मॉल आर। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन से ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। इसके रेडियस को क्या मानना है बेटा, बोलो? स्मॉल आर। बहुत बढ़िया, स्मॉल आर। ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो अब क्या करना है, यहाँ एरिया लेना है, ये होगा आपका डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब ही होगा हमेशा। एंगल बोलो, 0 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा सरफेस है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। GAUSSIAN गॉसियन सरफेस। ठीक है, ओके। तो क्या होगा सर, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डीए, है ना? यानी कि अरे यार ये क्या होगा सर, ये होगा E DA cos 0 डिग्री, होगा ना बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तो ये बाहर आएगा और ये अंदर रहेगा, सिर्फ डी है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू क्या हो जाएगा, ए, यानी कि यहाँ से आप लिखो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई। चार्ज कहाँ तक है, चार्ज कहाँ तक है, स्मॉल, ये एरिया कौन सा, गॉसियन सरफेस को यूज करके हम लोग गॉस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे एरिया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इस स्मॉल आर स्क्वायर के अंदर चार्ज कितना है, वो क्यू इनसाइड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे क्यू इनसाइड बेटा? अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है, ये देखो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है या सिर्फ एरिया पर है, बोलो? पिछले केस में चार्ज जो था वो सिर्फ सरफेस पे था, सरफेस एरिया पे था, इसलिए हमने सिग्मा से चार्ज इनसाइड कैलकुलेट किया था, है ना बेटा? सिग्मा से, देखो सिग्मा से चार्ज इनसाइड कैलकुलेट किया था, ओके। बट यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी है, सरफेस पे भी होगा, अंदर भी है ना? तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम मास डेंसिटी पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में, वैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ना है। ठीक है, और वो सिग्मा इक्वल टू होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन, तो रो इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। चार्ज कहाँ तक है, चार्ज तो कैपिटल आर के रेडियस के अंदर ही है ना, सारा चार्ज, तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ से आप रो इक्वल टू, या फिर चलो रो इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 इंटू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और यहाँ से क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू 4 पाई कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये होगा ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? नो सर। ओके, बोलते रहा करिए ना। हमने क्या देखा पीछे, दैट क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू इनसाइड की जगह पे क्या लिखेंगे, रो इंटू 4 पाई कैपिटल आर का क्यूब अपॉन 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल होने वाला है देखो, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होने वाला है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आएगा रो इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे पहले था वैसे ही हमको यहाँ पे दिख रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो? नहीं ना? नो सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनसाइड पॉइंट पे।
इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे जहां पे स्मॉल आर विल बी लेसर देन द कैपिटल आर। ये आपका स्फीयर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अंदर में कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो कि स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे मौके पे या ऐसी जगह पे क्या करेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि जिस भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना है बेटा, इस स्फीयर का रेडियस क्या है बोलो शिरीन, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर। हाँ कैपिटल आर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, स्मॉल ड्रॉ आर। कर ली। और इसकी रेडियस बोलो शिरीन, स्मॉल आर, स्मॉल आर सर। स्मॉल आर सर, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है ओके। अच्छा, तो वही वापस से सेम चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर आउटसाइड होगा और ये तुम्हारा एरिया तुम्हारा डीए होगा, कोई भी एरिया मान लो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से आप फ्लक्स निकालिएगा बच्चों, सेम सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं। तुम देख रहे हो कि पिछले 2 क्लास से मैं सेम ही चीज कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, हर बार सेम ही प्रोसेस अपनाना है। तो एक बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे सबका हो जाएगा काम। तो ये क्या होगा, ई डॉट डी ए, यानी कि ये होगा तुम्हारा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे सर, आगे लिखेंगे दैट फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अंदर बचेगा डी ए और डी ए हो जाएगा ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए और ये होगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है, तो दैट इज इक्वल टू E into 4 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, Q इनसाइड हमको कैलकुलेट करना है और Q इनसाइड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो मेरी बात को समझो बेटा। यहाँ पे देखो, चार्ज जो है ये पूरे इंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर में इंटायर वॉल्यूम पे चार्ज है। लेकिन जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो अंदर में कोई एक छोटा सा स्फीयर बना रहा है और उस स्फीयर के अंदर सारे चार्जेस नहीं आ रहे हैं, उस स्फीयर के अंदर सारे चार्जेस नहीं आ रहे हैं। हमें सिर्फ उस स्फीयर के अंदर आने वाली चार्जेस को ही लेना है, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी क्यू इनसाइड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस रेडियस के अंदर चार्ज निकालना चाह रहे हैं, इस रेडियस के अंदर, स्मॉल आर के अंदर, कैपिटल आर के अंदर नहीं। कैपिटल आर के अंदर करेंगे तो पूरा चार्ज आएगा, जो कि कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर भी है, तुमको दिखता होगा गॉसियन सरफेस के बाहर भी चार्ज है, ठीक है। हमें सिर्फ अंदर वाले स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसी को कंसीडर करना, उसी को क्यू इनसाइड कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्यू इनसाइड निकालने के लिए लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक। और चार्ज क्या है, क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम, क्या लेंगे बोलो, 4/3 कैपिटल आर का क्यूब या स्मॉल आर का क्यूब, बोलो श्रीरीन, सोच के बोलिएगा बेटा, मैंने समझा दिया आपको कि क्या करना है हमको, बोलिए। स्मॉल आर का। स्मॉल आर का, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें टोटल चार्ज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उससे ही मतलब है, ठीक है। चलो, तो ये होगा 4/3 पाई कैप स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है ओके। तो अब यहां से आप लिखिएगा रो इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू इनसाइड अपॉन 4 पाई स्मॉल आर का क्यूब, यानी कि क्यू इनसाइड इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई स्मॉल आर का क्यूब और डिवाइडेड बाय 3,
ये आ गया। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे, Q inside divided by epsilon naught is equal to electric field into 4 pi r square। Q inside की वैल्यू पुट करो, ये रो into 4 pi r cube अपॉन ये 3 epsilon naught is equal to E into 4 pi r square। क्या क्या कैंसिल होगा बोल कसक, कसक बोलो बेटा, क्या क्या कैंसिल होने वाला है? क्या ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा कसक बोलो? और क्या ये आर क्यूब भी कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आर बच जाएगा? आर बचेगा। आर बचेगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे क्या है ये? डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए मेरी बात को? ओके तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब तक रहेगा? जब तक आपका स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ना हो जाए। यानी कि जैसे जैसे आप अंदर वाले स्फीयर को अंदर वाले स्फीयर को बड़ा कर, अरे यार, अंदर वाले स्फीयर को आप बड़ा करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा। और जब आके अंदर वाला स्फीयर आपके मेन स्फीयर के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आके कांस्टेंट हो गया उसके बाद। और फिर जैसे जैसे फिर बाहर वाले पॉइंट पे आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनलिटी 1/r² के प्रोपोर्शन से रिड्यूस होती चली जाएगी। तो अंदर में रेडियस बढ़ाने पे यानी कि गॉसियन सरफेस बढ़ाने पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और बाहर के पॉइंट पे गॉसियन सरफेस को बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नो सर। हाँ सेम ही है, एक से ही है सारे। आपको क्या करना पड़ेगा, खाली बस कंडीशन को देख देख के प्रैक्टिस। जैसे ना पिछले बार में तुमको याद करो, जब मैंने इनसाइड पॉइंट पे यहाँ कैलकुलेट किया था इनसाइड पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमको कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। देखो ऑलरेडी E 0 हो गया क्योंकि Q इनसाइड 0 है, बट वहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके थोड़ी चीजें जो है ना हर बार बदलती हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा आउटसाइड पॉइंट पे जब हमने कैलकुलेट किया तो जो चार्ज है इनसाइड में, वो चार्ज कहाँ तक है? वो चार्ज कैपिटल R तक है। इसलिए यहाँ पे जो हमने, अच्छा सॉरी, आउटसाइड वाले पॉइंट में, यहाँ देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आउटसाइड वाले पॉइंट पे, तो जब हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किया तो हमने 4/3 कैपिटल R का क्यूब लिखा यहाँ पे देखो, और इनसाइड में स्मॉल r का क्यूब लिखा। क्या कारण है? कारण ये कि चार्ज कहाँ तक है। आउटसाइड पॉइंट तुम यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ज तो इसी कैपिटल R तक ही लिमिटेड है ना, चार्ज इसके बाद है ही नहीं है। हाँ, तो जो Q इनसाइड हमको निकालना है, Q इनसाइड निकालना है, तो जो चार्ज होगा उस गॉसियन सरफेस के अंदर वो कैपिटल R तक ही लिमिटेड होगा, इसलिए 4/3 कैपिटल R का क्यूब लिखा। बट यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज जो है वो उसके अंदर जो चार्ज है और उसके बाहर भी कुछ चार्ज है। तो अगर मैं 4/3 कैपिटल R क्यूब ले लूंगा तो इंटायर चार्ज आ जाएगा, और वो कुछ उसमें से कुछ चार्जेस जो है गॉसियन सरफेस के बाहर है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इनसाइड चार्ज से मतलब है, इसलिए हमने स्मॉल r का क्यूब वॉल्यूम लिया। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपकी बदलती रहती हैं जो कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, या प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? चलो अब यहाँ पे जब ग्राफ आप ड्रॉ करिएगा ग्राफ, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा देखो। ये आपका स्फीयर था और ये रेडियस है, यहाँ पे r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये इनसाइड का पॉइंट है और ये आउटसाइड का पॉइंट है। हमने बताया कि इनसाइड देखो स्मॉल r E कैपिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो यानी कि ये लीनियर रिलेशन हो गया। तो इसके लिए आपका कैसा बन जाएगा ग्राफ? आपका ग्राफ बन जाएगा ऐसा, लीनियर ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। E इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और जब हम सरफेस पे पहुंच गए तो ये हो गया, और सरफेस के बाद आउटसाइड पॉइंट पे हमने क्या देखा कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये ठीक है। तो हम इसके लिए पैराबोलिक ग्राफ बना देंगे कुछ ऐसे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये आपका ग्राफ हो गया इस केस का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। R is equal to R, इस पॉइंट पे R is equal to R, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो बेटा। शिरीन, कसक और स्टेंजिन, कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं ना, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब कैसा होगा वो देखते हैं। ये भी जनरली नहीं आता है बट फिर भी क्योंकि है तो पढ़ लेना पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज non-uniform charge distribution. Non-uniform charge distribution, ठीक है। अब तक हम लोग यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, और अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले बात करते हैं किसी इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है। When small r is lesser than the capital R, ये आपका मेन स्फीयर है, ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बट नॉन यूनिफॉर्मली, हर जगह चार्ज बराबर नहीं है ना, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है। इस देखो इस रीजन में तुमको चार्ज ज्यादा दिख रहा है और सामने वाले रीजन में चार्जेस कम है, तो वो डिपेंड करता है कि चार्ज कितना ज्यादा है कहाँ पे कम है, उसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे अब ये आपका सेंटर है और इसका रेडियस क्या है शीरीन, कैपिटल आर। क्या लेना है? कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो इनसाइड पॉइंट कोई सी भी ले लो, मान लो यहाँ ले लो आप इनसाइड पॉइंट, ठीक है। तो आपका ये होगा गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसकी रेडियस क्या लेनी है शीरीन? स्मॉल आर। ठीक है, ओके। ये आपका होगा डीए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी इधर इस तरफ है ये, तो एंगल बोलो। अब आप फ्लक्स निकालिए, अब आप फ्लक्स निकालिए तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डी, यानी कि ई डी ए कॉस, ठीक। हाँ ये ई हो जाएगा, ई बाहर आएगा तो ये डी ए और ये हो जाएगा ई ए। बोलिए एरिया क्या लिखेंगे सर? एरिया क्या लिखेंगे बोलिए? 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू होगा 4, ये होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह चार्ज बराबर नहीं है, हर जगह चार्ज बराबर नहीं है। तो थोड़ा सा हमको पिछला कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th में पढ़ के आए थे, ये एको क्यों हो रहा है? जो क्लास 11th में पढ़ के आए थे वो हमको समझना पड़ेगा, वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका गॉसियन सरफेस का कोई छोटा सा एरिया हम अज्यूम कर लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा कोई अज्यूम कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर आते हैं क्यू इनसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताएंगे आपको।
ये आपका गॉसियन सरफेस था। मेरी आवाज इको हो रही है, किसके माइक से आ रही है मुझे पता नहीं, ये शायद कसक के माइक से आ रही है। अब ठीक है सर? अब ठीक है। क्या कुछ क्या किया था तुमने? हाँ कसक इको क्यों हो रहा था, क्या किया था? सर माइक ऑन ऑफ कर दिया एक बार। माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर दिया था? माइक माइक सर ऑन ऑफ कर अच्छा दिया। माइक ऑन ऑन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपका गॉसियन सरफेस है। इसमें एक छोटा सा रीजन हम मान लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि इस एरिया के अंदर या इस वॉल्यूम के अंदर आपके कितना चार्ज है। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो x डिस्टेंस पे जाके, यानी कि x रेडियस पे जाके हमने dq चार्ज काट के निकाल लिया। कितना का चार्ज निकाल लिया? dq चार्ज निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब इस रीजन के लिए आप सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करिएगा तो रो इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो dq चार्ज के लिए निकालिएगा, फॉर dq चार्ज तो रो इज इक्वल टू होगा, इस पे चार्ज है dq और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? छोटा सा वॉल्यूम dv मान लेते हैं, छोटा सा वॉल्यूम हम dv मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर, ओके। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस रीजन को, ये जो आपका शेडेड रीजन है, इसको मैं काट दूं तो क्या ये रेक्टेंगल बन जाएगा? देखो एक सर्कल आपके पास है, रस्सी है, रस्सी को तुम काट दो बीच में से तो रस्सी क्या सीधी हो जाएगी? है ना? बस वैसे ही है, बस वैसे ही है। तो अब इस रीजन का देखो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम। देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रिप है इसका लेंथ हमने dx माना है, यानी ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपका dx है। ठीक, और जब हम रस्सी को काटेंगे तो सर्कमफेरेंस जो होगा उसका लेंथ बन जाएगा, और सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r, यानी कि 2 पाई x ये हो जाएगा। 2 पाई सॉरी एरिया 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 एरिया, इसका सर्कमफेरेंस नहीं क्योंकि लेंथ साथ में एरिया भी है, तो इसका एरिया लेना पड़ेगा। एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का? ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होगा 4 पाई x स्क्वायर, और ये लेंथ dx। तो यहाँ से जब वॉल्यूम निकालिएगा तो वो हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx, है ना? देखिए dq इक्वल टू रो dv, और रो इंटू dv कितना है? dv है आपका 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे dq अपॉन dx। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ओके ओके, dq अपॉन dx मत निकालो, उसकी जरूरत नहीं। अब देखो बेटा ध्यान से, बस खाली थोड़ा सा देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ से ध्यान से, ये आपका गॉसियन सरफेस था। अब गॉसियन सरफेस में जैसे जैसे आप रेडियस को देखो, जैसे जैसे रेडियस को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्यू इनसाइड बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे रेडियस को आगे बढ़ाएंगे हमारा क्यू इनसाइड जो है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब हमें टोटल क्यू इनसाइड जब हमको कैलकुलेट करना होगा, टोटल क्यू इनसाइड जब हमको कैलकुलेट करना होगा क्यू इनसाइड, तो क्या करेंगे हम? dq चार्ज को, जो dq हमने इस एलिमेंटल चार्ज माना है गॉसियन सरफेस के अंदर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एलिमेंटल चार्ज इन द गॉसियन सरफेस, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? सेंटर पे x 0 है और वो x बढ़ के स्मॉल r गॉसियन सरफेस के रेडियस के बराबर हो जाएगा। dq हमको पता है, dq हमने पहले ही अभी कैलकुलेट किया है, देखो आपके सामने दिख रहा है, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, और ये होगा 0 और ये होगा r। ठीक है, x बराबर 0 से x बराबर r। ठीक है बेटा, रो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, और क्या कांस्टेंट है? और बस इतना ही कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर dx। ये 0 से लेके r तक करोगे इंटीग्रेट, बोलो क्या होगा? कसक बोल बेटा।
ये क्या x की पावर 3/3 नहीं होगा, बोलो इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके r तक, तो Yes. रो इंटू 4 इंटू r की पावर 3/3 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा ना। -0 वाला भी होगा पार्ट, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। -0 से क्या फर्क पड़ेगा, लिख लो -0, क्या दिक्कत है, वही है अल्टीमेटली। तो ये टोटल चार्ज आपको देगा, Q इनसाइड आपको देगा, टोटल चार्ज आपको देगा r की पावर 4 ना, सॉरी मैंने क्या लिखा, r की पावर 3 था तो r की पावर 4/4, r की पावर 4/4, और यहाँ से ये 4 और ये 4 कट भी जाएगा, तो क्या बनेगा सर, तो हमारा बनेगा Q इज इक्वल टू क्या था, एक मिनट, r की पावर 4 इंटू रो, है ना, इतना ही है ना, पाई भी तो है, पाई है, तो रो इंटू पाई आर की पावर 4, रो इंटू पाई आर की पावर 4, ये तुम्हारा क्यू आ गया, ठीक है। ओके, नाउ अब निकालिएगा फ्लक्स आपका क्या था, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड तुम्हारा कितना है, रो और अरे पाई आर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, एंड दिस वाज इक्वल टू, तो क्या होगा ये क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या था, E इंटू 4 पाई r² था ना, तो क्यू इनसाइड तुम्हारा कितना बना, रो इंटू पाई आर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r²। तो अब कुछ कटे उटेगा ना, देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, और r² से r की पावर 4, यानी कि यहाँ पे r² बनेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चों दैट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रो इंटू r² डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यही आया, रो इंटू r² डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। आई बात समझ में, एक बार देख लो इसको, ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जो है, मान लो एक सिंपल केस मान लो कि वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम 0 है, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थोड़ा सा कम है ना, जैसे जैसे दूर बाहर गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करता चला गया, चार्ज बढ़ता चला गया, बाहर गया और चार्ज बढ़ गया, और जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है, अंदर में चार्ज कम है, बाहर में चार्ज ज्यादा है, ठीक है, बाहर चार्ज बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसा समझ लो। इससे तुमको समझ में आएगा कि अंदर से हम क्या कर सकते हैं, जब चार्ज निकालना होगा, जब इनसाइड चार्ज हमको निकालना होगा तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट मान करके इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, ताकि हमको मालूम चल जाए कि चार्ज अंदर में कितना है, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मैंने क्या बोला, जैसे सेंटर से आगे बढ़ेंगे स्मॉल r तक पहुंचेंगे, यहाँ पे x बराबर 0 और यहाँ पे x बराबर r, तो इस बीच में कितना चार्ज आया वो हमने कैलकुलेट करना है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया इंटीग्रेट करके। जो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था क्लास 11th में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी पढ़ रहे हो आप लोग क्लास 12th के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बोलो एक बार आप देख लो। खाली बस हमने क्या किया, एक नया स्टेप यहाँ पे यूज हुआ, ये वाला। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो कि जब कभी भी वेरिंग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चीज, जैसे आप क्लास 11th में पढ़े होगे, जब आप वर्क डन जब आपने कैलकुलेट किया होगा वेरिएबल फोर्स से, तो वहां भी आपने इंटीग्रेट ही किया होगा। जो चीज वेरी होती है तो वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेट आपको नहीं पता कितना है, वो वेरी हो रहा है, तो वेरिएशन जब होता है तो आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो क्या वेरी हो रहा है यहाँ पे, चार्ज वेरी हो रहा है, जैसे अंदर की तरफ चार्ज कम है, और जैसे जैसे हम लोग सरफेस के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालने के लिए गॉसियन सरफेस में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले चार्ज अपॉन वॉल्यूम से हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किया, dq अपॉन dv, और dq इक्वल टू रो इंटू dv, रो इंटू dv कितना होगा, 4 पाई उसका dx क्यों होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल जो हमने एलिमेंटल पार्ट अज्यूम किया है, dq स्फेरिकल है, और इसका एरिया कितना होगा, एरिया इसका होगा 4 पाई
4 पाई एक्स स्क्वायर एरिया यानी कि सरफेस एरिया, और इसका थिकनेस क्या माना मैंने, थिकनेस इसका dx मान लिया, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे dv दैट इक्वल टू क्या होगा, एरिया इनटू वॉल्यूम, और एरिया है आपका 4 पाई एक्स स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कितना है dx, एरिया इनटू सॉरी वॉल्यूम नहीं यार, एरिया इनटू लेंथ, क्या एरिया इनटू थिकनेस, ठीक है। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ से रो निकल गया, और क्योंकि वेरी क्या कर रहा है आपका dq वेरी कर रहा है, तो dq को ही हमने इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, x बराबर 0 से, यानी कि जब सेंटर पे x बराबर 0 होगा, और यहाँ पे रेडियस है गॉसियन सरफेस का r, तो यहाँ से लेके यहाँ तक x कितना वेरी, dq कितना वेरी करेगा वो हमें कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा यहाँ पे चार्ज q इनसाइड आ गया, क्या हो गया, ये q इनसाइड आ गया। अब हमें पता है कि हमें पीछे पता था दैट फ्लक्स q इनसाइड इज अपॉन q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r स्क्वायर, देखो यहाँ पे निकाला हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इस रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, q इनसाइड तुम्हारा आया रो पाई r की पावर 4, रो पाई r की पावर 4 पुट किया, यहाँ से r स्क्वायर कटा, r की पावर 4 कटा, तो r स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू रो r स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है। ये इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एक आध बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सर बोलो। सर अच्छा जब, वो सारी स्लाइड में दिखा देना। हाँ दिखा देंगे आपको। अब देखिए किसी आउटसाइड पॉइंट पे अगर आप निकालिएगा, आउटसाइड पॉइंट पे, तो ये x बराबर 0 से कहां तक लेना पड़ेगा, x बराबर कैपिटल R तक लेना पड़ेगा ना, बोलो। इनसाइड के लिए तो स्मॉल r हो गया, अगर आपका मान लीजिए आउटसाइड पॉइंट की बात, देखो मान लो आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो स्फीयर है वो यही है ना, ये आपका स्फीयर है, अंदर में चार्ज कम है, बाहर में चार्ज बढ़ता चला गया, अंदर में चार्ज कम है, बाहर में चार्ज ज्यादा है, यार क्या कर, ठीक है। अब मुझे किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो क्या करूंगा बेटा, इस पॉइंट पे एक मैं स्फीयर ड्रॉ करूंगा, गॉसियन सर्किल ड्रॉ करूंगा, है ना, ये करूंगा, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। तुम सिचुएशन सोच के देखो बच्चे, सिचुएशन सोच के देखो, ये सेंटर है और ये रेडियस कैपिटल आर और ये रेडियस स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आपका ये एरिया डी मान लो, ये इधर की तरफ थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ पे x बराबर 0 है, जब मैं किसी बाहरी पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो चार्ज कहां तक इंक्रीज कर रहा है, x बराबर 0 से बढ़ बढ़ के ये x बराबर कैपिटल R तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद चार्ज खत्म हो गया। स्मॉल x इज इक्वल टू स्मॉल r पिछले बार में इसलिए लिया था क्योंकि वो इनसाइड पॉइंट था, वो सरफेस के अंदर था, उस स्फीयर के बाहर भी थोड़े बहुत चार्जेस थे, इसकी वजह से हमने x इज इक्वल टू स्मॉल r तक ही लिमिट लगा दिया, यहाँ पे कैपिटल R तक लेके जाएंगे। तो बस इतना ही फर्क होगा पिछले वाले स्लाइड में, यानी कि पिछले वाले केस में और इस वाले केस में, वो ये कि दैट यहाँ पे जो लिमिट है x का, चार्जेस का, ठीक है, वो 0 से लेके कैपिटल R तक है, पिछले बार 0 से लेके स्मॉल r तक था, ठीक है। तो जो चार्ज तुम्हारा कैलकुलेट होके आया था Q इज इक्वल टू रो पाई स्मॉल r का क्यूब, तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे देखो चार्ज अगर आप निकालना चाहोगे तो वही सेम मेथड मैं यूज करूंगा, यहाँ पे जो चार्ज Q इनसाइड निकल के आएगा वो आया था पिछली बार, याद करो क्या आया था पिछली बार, तुम्हारा आया था Q इनसाइड इज इक्वल टू रो इंटू पाई r की पावर 4, ये आया था ना इनसाइड के लिए, जब हमने लिमिट r लिया था, स्मॉल r लिया था, ये देखो
ये याद है ना, जब लिमिट हमने जीरो से लेके आर तक लिया था, तब जीरो से लेके कैपिटल आर तक लेंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू पाई कैपिटल के पावर 4, यही होगा ना। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं दोबारा से पूरा प्रूफ करूंगा तो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो बोलो बेटा। नो सर। नो सर। नाउ हमें क्या बताया, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ई डी ए कॉस ई डॉट, ये आ गया सर। हाँ ये आ गया सर, ओके। तो ई डी ए कॉस 0 और ये ई इंटू डी ए और ई इंटू ए और ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो तुमको आता ही है, ठीक है। साइड की जगह पे रो पाई आर हाँ हाँ, रहेगा, तो फिर अब रो इस वैल्यू को बचेगा। पुट करेंगे एग्जैक्टली, तो रो पाई आर की पावर कैपिटल 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। क्या पाई 4 पाई ने 4 पाई, क्या पाई ने पाई को मार डाला, यस पाई ने पाई को मार डाला, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होगा, रो आर की पावर 4 रो आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, रो आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। पिछली बार क्या था, पिछली बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, और इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये अंतर है। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाइएगा तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये स्मॉल आर, ये स्फीयर है, इस पॉइंट पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये रीजन आउटसाइड वाला है। तो इनसाइड पे क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये है, अब बोलो तुमको क्या करना है, क्या दिखाना है, ये तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर द एंड हो गया, 7 से यहाँ पे चैप्टर द एंड। फाइनली पार्टी। है पार्टी कौन देगा, आप। मैं दूं, अच्छा मैं पढ़ाऊं भी पार्टी भी दूं, यस सर। अच्छा ठीक है, पार्टी लेना कभी जिंदगी रही तो। एक महीना लग गया सर इसको खत्म करने में, इतना बड़ा था ये। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बुक में देखोगे तो करीब करीब 83 पेज का है आपके ऐसे लगा में। सर मैंने नोट्स बनाए हैं ना, इसके अभी आधे ही बने हैं, आधी कॉपी खत्म हो गई। सोच लो कितना बड़ा चैप्टर है ये, काफी बड़ा चैप्टर है ये, इसलिए चैप्टर नंबर 2 भी बड़ा ही है, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग के काफी बड़े बड़े हैं, फिर छोटे छोटे चैप्टर से सारे। चलो बोलो कोई डाउट, कोई सवाल। 7 से दिखा दीजिए सर एक बार। 7 से दिखा दें, चलो ये रहा 7 तुम्हारा। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट तुम नोट करती हो शिरीन? हाँ सर। इसका देखो कितना इजी स्क्रीनशॉट लेती है बड़ा हमेशा। मैंने सारे बना लिए कॉपी में, हाँ मतलब जैसे लेती हूँ ना फिर लिख देती हूँ। हाँ, देख रही हो इसका तुम, चलो आगे बढ़ो। 11 हाँ आगे बढ़ो।
तो ले ली। आगे बढ़ूं? यस ओके। थैंक यू। हो गया। अब ना ये चैप्टर आप लोग ईमानदारी से बोलना, कुछ सेल्फ स्टडी किया है कुछ भी, जरा सा भी? शीरीन बोलो पहले। हाँ सर, वो सिलेंडर वाले जो जो थे वो किए थे। हाँ, सिलेंडर वाला आपने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था वो आपने किया है? वो नहीं किया, उससे पहले वाला किया। उसके पहले वाला कर लिया? अच्छा अच्छा, उसके पहले वाला कर हाँ। लिया। तो एक बेसिक सवाल पूछूं मैं? हाँ बोलिए। अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे -8Q एक चार्ज है और यहाँ पे +2Q चार्ज है, तो तुमको जवाब ये देना है कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मान लेते हैं ये रीजन, मान लेते हैं ये रीजन नंबर 1, ये रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 3। सर वही जो रखा करते थे वही वाला है ना सर? हाँ, नेट सोच के नेट सोच के जवाब देना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस रीजन में होगा, 1 में, 2 में या 3 में? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस रीजन में होगा, 1 में, 2 में या 3 में? कम ऑन टेल मी। लॉजिकल सोचेगा, अंदाज पे जवाब नहीं देना है कि बस कुछ भी 1 बोल या 2 3 में से कोई एक बोल दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब किस रीजन में होगा? सोचो सोचो, टेक योर टाइम एंड आंसर मी करेक्टली। सही जवाब दीजिएगा, गलत अंदाज पे नहीं। तुक्का नहीं दे सकते ना सर? हाँ, तुक्का मत लीजिए, सोच के जवाब दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा अवे होता है और नेगेटिव चार्ज से हमेशा टुवर्ड्स होता है। तो कहीं पे भी पॉइंट कंसीडर करिएगा, चाहे 1 रीजन में या 2 रीजन में या 3 रीजन में, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जरूर चेक करिएगा। और ये भी चेक करिएगा कि एक चार्ज -8Q है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग होगा और 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आपको कहां पे दे सकता है, रीजन 1 में या रीजन 2 में या रीजन 3 में? देखो, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट मेरा, मान लेते हैं पहले रीजन 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी पॉइंट मेरा रीजन 1 में, मान लेते हैं अगर ये आपका चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है, तो चार्ज नंबर 1 तो आपका नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगा वो इधर की तरफ होगा, और जो E2 रिपल्सिव होगा वो इधर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, 0 हो सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 0 हो सकता है, लेकिन हमको दिख रहा है साफ साफ कि 8Q से बहुत कम डिस्टेंस है और 2Q से बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है K इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर। डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि 8Q ऑलरेडी चार्ज स्ट्रांग है और डिस्टेंस भी तुमने कम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग। इस केस में साफ साफ हमको दिखेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है वो काफी स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से, काफी स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो 8Q से कम है। 8Q चार्ज स्ट्रांगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर बनाएगा, और डिस्टेंस भी तुमने कम कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। तो E1 जो है वो स्ट्रांगर होगा E2 से, इसलिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 नहीं होगा इस रीजन में। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड रीजन में आते हैं, मान लेते हैं सेकंड रीजन में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं भी ले लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज वो अट्रैक्टिव होगा, इधर की तरफ होगा E1। ड्यू टू द सेकंड चार्ज वो रिपल्सिव होगा,
वो उसी डायरेक्शन में होगा E2। इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से रहा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो ही नहीं सकता ना। जब कोई चीज ऐड होगी सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता। अब इस रीजन में आते हैं, फर्स्ट हाँ, तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी सेकंड, तो डेफिनेटली थर्ड आंसर होगा, बट चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट चार्ज से देखिएगा, तो फर्स्ट चार्ज से टुवर्ड्स होगा, तो E1 का डायरेक्शन आपका होगा ये, और E2 अवे यानी कि E2 डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, यहाँ पे चांसेस है कि जीरो हो जाए, बट चेक करना पड़ेगा। देखो 2Q से कम डिस्टेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, 8Q से बहुत ज्यादा डिस्टेंस थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन 8Q चार्ज हेवी है, 2Q से 4 टाइम्स ज्यादा है, होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, लेकिन 2Q वाला वीकर ही रहेगा, डिस्टेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो 8Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी, और 2Q का डिस्टेंस कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जीरो हो सकता है। ठीक है, इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। अब एग्जैक्टली किस पॉइंट पे जीरो होगा वो तुमको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्लास में सिखाया है। ठीक है, मैंने क्लास में ऑलरेडी तुमको सिखा रखा है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट और जेई में भी इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दूं या कुछ और चीजें, एक दो सवाल चीज और दे दूं इसमें, तो फिर ये नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जेई मतलब कि जेई मेंस, एडवांस नहीं। समझ गए बात को? चलो और सवाल पूछ लूं? ओके, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कॉपी देख के बताओ, कॉपी बिना देखे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द एक्सिस कितना होता है? क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना होगा, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल से, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तुमने अभी बताया ना कसक कि मेरे पेपर में सर आया था और हमने कर दिया इसको। यस सर किया था ना। हाँ बोलिए बेटा। 2kp बाय 2kp बाई एक्स क्यूब, तो देख के तुमने अच्छा बोला, चलो अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना होगा? शीरीन बोलो। शीरीन। -kp बाय x क्यूब। kp बाई एक्स क्यूब, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, kp बाई एक्स क्यूब। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो -kp बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था बोलो? P इज इक्वल टू, हाँ P इज इक्वल टू, बोलिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए। इक्वल्स टू q into 12। Q into 12, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कूलम्स लॉ, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन बताइए। कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ मतलब कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला फॉर्मूला कूलम्स का इलेक्ट्रिक बताइए। फोर्स का। हाँ कूलम्स लॉ में जो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने फोर्स का, उसका फॉर्मूला बताइए। Come on, tell me. F is equal to K Q1 Q2 upon r square। स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में बताइए, वेक्टर फॉर्म में F12 कितना होगा?
k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R क्यूब इंटू बोलो R R12 वेक्टर, है ना? ये सब याद है, भूल गई? यस सर याद है याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा? सर ये E इक्वल वाला टू क्या होगा? के क्यू अपॉन, हाँ बोलो, देखो देखने रहा मेरे को, एक मिनट को। हाँ 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 एग्जैक्टली, वेरी गुड, यही वाला है। सर देखो तो इतने सारे नोट्स बना रखे हैं राइटिंग अच्छी है तुम्हारी, बहुत बढ़िया, गुड कसक। चलो, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले जो होंगे वो आप एक टेबल बना के अपने कॉपी में लिख लेना नोट्स के अंत में, और इकट्ठे होंगे तो फॉर्मूला आपको देखने में, याद करने में आसानी होगी। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है? ओके